तो आज हम देखेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ हम समझें कि पर्यावरण है क्या। प्रकृति में हमारे चारों ओर का वह आवरण जिससे हम घिरे हुए हैं उसे हम पर्यावरण कहेंगे। जिससे भी एक ह्यूमन बीइंग, कोई भी व्यक्ति चारों ओर से, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो बादल, आकाश, धरती, कुछ भी हो, मिट्टी, वन, जितनी ही वस्तुएं, जैव अजैव जितने भी संसाधन, इन सभी चीज़ों से जो हम घिरे हुए हैं, उसी परिवेश को जिसमें हम अपने जीवन की सभी कार्य को कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? पर्यावरण। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पर्यावरण हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग है। यदि पर्यावरण हमारा स्वच्छ नहीं है, सही नहीं है, तो हम अपनी ज़िंदगी का आगे निर्वाह नहीं कर सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण यदि है तो पर्यावरण के ऊपर कुछ खतरे भी हैं। पर्यावरण उन खतरों का कुछ निदान भी है जो समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विश्व के कई देशों के द्वारा, कई NGOs के द्वारा उन पर लगाम लगाई गई, उन पर रोक लगाई गई, उन्हें बचाने का प्रयास किया गया। पर्यावरण का महत्व हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि चाहे वो जल का महत्व हो, चाहे वो भूमि का महत्व हो, चाहे वो मृदा का महत्व हो, या वह वायु का महत्व हो, या ध्वनि का महत्व हो, हर एक वस्तु, चाहे वो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का महत्व हो, हमारे प्रकृति में प्रत्येक जीव की एक भूमिका है। चाहे वो जीव टाइगर हो, चाहे वो डॉल्फिन हो, चाहे वो शार्क हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, मछली हो, शेर हो, कुत्ता हो, भालू हो, कुछ भी, प्रत्येक जीव की एक भूमिका है। यदि प्रकृति के अंदर से डिकम्पोजर्स, जो अपघटन पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम विषाणु और बैक्टीरिया बोलते हैं, यदि उनका खात्मा हो जाता है, उनकी समाप्ति हो जाती है, तो पूरे इकोसिस्टम, पूरे इकोलॉजी सिस्टम, पूरे इकोसिस्टम का सिस्टम पूरा गड़बड़ा सकता है और पूरे विश्व एक खतरा आ सकता है। डिकम्पोजर कुछ इस तरीके से कि जो वस्तुएं हैं जो डिकम्पोज हो सकती हैं, जिनका अपघटन हो सकता है, तो एक बायोटिकल और एक नॉन बायोटिकल। जिनका हो सकता है वो अपघटन, जो बैक्टीरिया के द्वारा वो अपघटित होकर हवा में उड़ जाते हैं। जैसे यदि अभी तक हम पूरे पृथ्वी के क्रम को समझें तो करोड़ों वर्ष की आयु उस पृथ्वी की अभी तक हो चुकी है। यदि हम इस क्रम को समझें और अरबों, कई अरबों आदमी यहाँ पर आए और चले गए, यदि उन जीवों में चाहे गाय, भैंस, कुत्ता, कई जीव आए, कई जीव रहे, यदि उन जीवों का जो बॉडी थी, यदि वो डिकम्पोज नहीं होती, उनका यदि अपघटन नहीं होता, तो यदि वो बॉडी आज पृथ्वी पर होती तो हम उस स्थिति को देख सकते हैं कि वो कितनी अधिक मात्रा में यहाँ पर होती और कई लेयर्स पृथ्वी पर उन्हीं की बनी होती। तो यदि डिकम्पोज होना भी एक महत्वपूर्ण भाग है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का महत्व बहुत अत्यधिक है। क्योंकि जब बैक्टीरियाओं से अगर डिकम्पोज यदि बॉडीज़ नहीं होंगी तो धीरे धीरे बॉडीज़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और एक ह्यूमन बीइंग का वहाँ पर रहना असंभव हो जाएगा। तो हर एक वस्तु, हर एक पेड़ पौधे, हर एक जीव जंतु का एक महत्व प्रकृति के अंदर होता है। हर एक प्राकृतिक संसाधन का महत्व होता है। चाहे कोई प्राकृतिक संसाधन हो, उसके एक दोहन की एक गति होती है। जहाँ पे हम दोहन अत्यधिक मात्रा में कर देते हैं, वहाँ से पर्यावरण संकट होना प्रारंभ हो जाता है। यदि हम किसी भी चीज़ का जल का उपयोग एक सीमा तक कहते हैं तो वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन यदि हम जल को एक गलत दिशा दे देते हैं, उसमें आप रासायनिक अपशिष्ट या उसका इतना अवांछनीय करते हैं, इसमें ऐसे अवांछनीय परिवर्तन हो जाते हैं कि जल पीने योग्य भी नहीं बचता है और उसमें हम अपने दैनिक क्रियाक्रम नहीं कर पाते हैं या उसका अपव्यय कर देते हैं। ठीक है, अपव्यय, इतना अपव्यय कहते हैं, इतनी अपव्ययिंग कहते हैं कि वो जल समाप्ति को हो जाता है। वायु को हम इतना दूषित कर देते हैं कि वायु में हम सांस लेने योग्य भी वायु को नहीं रख पाते हैं। ऑक्सीजन की कमी हम बहुत अधिक कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारे पर्यावरण पर बहुत हास के नज़रिए देखे गए। तो इन्हीं नज़रियों को देखते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले विश्व के अंदर
WMO विश्व मौसम नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से एक संगठन बनाया गया, जो लगभग 1972 में जिसका एक क्लियर एक संगठन के रूप में आया और इसकी नींव 1850 में थी। यहाँ से शुरुआत होती है। इसी के साथ UNEP, IUCN, WWF जैसे संगठनों ने पर्यावरण के ऊपर बेहतर रूप में कार्य किया। इनमें कई संगठन NGOs के रूप में गैर सरकारी भी रहे और कई संगठन सरकारी भी रहे, जिनने पर्यावरण के विकास के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए बेहद मात्रा में कार्य किया। उसके बाद आता है पृथ्वी सम्मेलन। अर्थ समिट। नाइनटीन 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डे जेनेरो में विश्व के कई देश आते हैं और पृथ्वी में प्रकृति को सतत विकास के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, वनों के लिए, विभिन्न चीज़ों के लिए कुछ लक्ष्य स्थापित करते हैं। तो ये हमारा 1992 में पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट होता है, जो रियो डे जेनेरो में होता है। इसी के कारण इसका नाम रियो सम्मेलन भी होता है। जब ये समझौता होता है तब इस समझौते में दुनिया के लगभग 170 देश, कई NGOs और कई व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं। ये उस समय विश्व का सबसे बड़ा एक समझौता था, जहां पर पृथ्वी के बचाव के लिए एक चर्चा, वैध रूप में चर्चा की गई। विश्व के कई देशों ने अपने अपने मतों को रखा, कई NGOs ने अपने मतों को रखा और एक रिजल्ट निकल कर सामने आया, जहां पर 3 बातों के ऊपर फोकस किया गया। 2 मिनट। पहला लक्ष्य था पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र। दूसरा लक्ष्य था एजेंडा 21, जो सतत विकास से संबंधित था कि पूरे विश्व में प्रकृति का बचाव किया जाए, साथ ही साथ लोगों को एक सम्मानपूर्वक जीवन, एक सतत विकास के रूप में जीवन भी दिया जाए। तीसरा था हमारा वन नियमों का विवरण। वनों का किस प्रकार से संरक्षण किया जाए, निर्वनीकरण को कैसे रोका जाए, किस प्रकार से वनों को लगाया जाए, कैसे फॉरेस्टेशन किया जाए, कैसे डिफॉरेस्टेशन को कम किया जाए, कैसे मिट्टी की गुणवत्ता को बनाया जाए। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर वहाँ पर फोकस किया गया। जो विश्व का जो सबसे बड़ा सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डे जेनेरो में, जहाँ पर लगभग 170 देशों ने भाग लिया, कई NGOs भी आए। यहाँ पर 3 चीज़ें बाहर निकल के आईं। जो इसका हासिल था वो 3 चीज़ों के रूप में था। पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र, एजेंडा 21। पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र की पर्यावरण को किस प्रकार से बचाया जाए, किस प्रकार से उसका संरक्षण किया जाए, कैसे किस प्रकार जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल किया जाए, कैसे जल के ऊपर, कैसे वायु के ऊपर, इन सभी प्रदूषणों पर कैसे रोक लगाया जाए, इसको हमने देखा कि पर्यावरण और विकास पर। इसमें दूसरे पॉइंट में रखा गया एजेंडा 21 को। तो एजेंडा 21 के अंदर रखा गया कि किस प्रकार से सतत विकास होगा। यहीं से हमारी
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल भी बाहर निकलते हैं। जो विश्व में 17 विकास के लिए लक्ष्य रखे गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य रखे गए कि एक सम्मानपूर्व देश में किस प्रकार से लोगों को क्या कि भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी चीज़ें मुहैया कराई जाएँ। ठीक है, तो इसे एजेंडा 21 में रखा गया। तीसरी चीज़ जो चीज़ थी वो थी वन नियमों का विवरण, कि वनों को किस प्रकार से कंट्रोल में, कि नरवनीकरण को कैसे रोका जाए, वनों की कटाई को कैसे रोका जाए, वनों को कैसे अधिक से अधिक लगाया जाए। तो इन सभी चीज़ों को इसमें रखा गया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सिस्टम हुए।